हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा मुझे दो बातें बोलनी हैं। सबसे पहले मुझे नाम तो याद रहते नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करूं, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तीन वीडियोस एक दिन में अपलोड करनी होती हैं। तीनों के को ही रिकॉर्ड करना होता है और उतना नेट भी मेरा नहीं चलता है। ऑफकोर्स सी बात है, दिन भर रील्स और शॉर्ट्स इन सब चीज़ को स्क्रॉल करते करते मेरा नेट वैसे भी ख़त्म हो जाता है, और ऊपर से फिर इन तीनों को तीन वीडियोस को अपलोड करना मतलब आधा नेट तो मुझे इसी के लिए चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। और दूसरा, इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के तीन वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ट्राई कीजिए इस चीज़ को समझने का। दूसरा, किसी ने आज कमेंट किया था कि मुझे ना पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न फेट वाले जो स्टोरी है ना, वैसी स्टोरी लेके आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग फिर से वैसी ही पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इज फेट का सीजन 2 भी देखना चाहते हो या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग को मैंग्याओ छत से नीचे गिरा चुका था और काफ़ी हद तक विंग को चोट भी आ चुकी थी। यहाँ पे विंग की स्थिति देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टर भी समझ चुके थे कि शायद उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन लेटर पे ऑलरेडी साइन करने के लिए बोल दिया था। बट लैन वांग जी ने साइन तो कर दिया था, लेकिन उसने वो वाली जो धमकी वहाँ पर दी थी ना कि अगर इसको कुछ भी हुआ तो तुम्हारी हॉस्पिटल और तुम्हारी स्थिति पूरी तरीके से मैं बिगाड़ के रख दूँगा, तो इससे वो लोग काफ़ी डर चुके थे। लेकिन एक्सरे रिपोर्ट में जो था ना, वीडियो की सॉरी विंग की स्थिति सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मतलब कि विंग की बैक पे जितनी इंजरी हुई थी ना, शायद उसके हिसाब से देखने पे ये लग रहा था कि ब्लड लॉस शायद वो रोक ले, एक पल के लिए वो ब्लीडिंग स्पॉट को स्टिच करके ब्लीडिंग रोक ले। बट शायद विंग का रिकवर होना या फिर विंग का सही हो पाना इतना भी आसान नहीं होगा। सारे के सारे लोग अभी वहाँ पे पहुँच चुके थे। मैडम यू ने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती हैं एक फैमिली मेम्बर की, उन्होंने यहाँ पे पूरी कर दी थी। और यहाँ पे सभी लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की तरफ थी। यहाँ पे लैन वांग जी की नज़र मैंग्याओ की तरफ जाती है, तो यहाँ पे वो मैंग्याओ से बोलता है कि प्लीज़ तुम घर चले जाओ, यहाँ पे बच्चा अकेला है। लैन वांग जी की बात मान के वे मैंग्याओ घर जा चुका था और बाकी सभी लोग वहीं पे थे, यानी कि लैन सिचेन, जेन चेंग और मैडम यू और लैन वांग जी, ये चारों ही वहीं पे थे। मैडम यू दोनों की तरफ यानी कि लैन सिचेन और जेन चेंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारे बेबी को भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम लोग भी चले जाओ, हम लोग तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। उन दोनों का ही यहाँ से जाने का मूड तो नहीं था, लेकिन जिंगे घर में अकेले था, तो ऑफकोर्स सी बात है उन्हें भी वहाँ पे जाना ज़रूरी था। एक 2 साल का बच्चा अपने नैनी के साथ रह भी नहीं सकता है, तो उन्हें वहाँ से जाना ज़रूरी था। वो दोनों ही जा चुके थे। ऑलमोस्ट 4 घंटे के बाद फाइनली ऑपरेशन रूम की जो लाइट थी ना वो बुझ चुकी थी और डॉक्टर्स बाहर आ चुके थे। डॉक्टर्स जैसे ही बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले लैन वांग जी और मैडम यू उन दोनों को ही अपने कैबिन में बुलाया। यहाँ पे उसने अपना सर्जिकल जो गाउन था वो उतारा, मास्क उतारा, उसने ग्लव्स वगैरह उतार के वहीं पे रखे और 10-15 मिनट लगाने के बाद वो भी अपने कैबिन में जाके बैठ चुका था, जहाँ पे ऑलरेडी लैन वांग जी और मैडम यू पहले से थे। यहाँ पे डॉक्टर विंग की कुछ रिपोर्ट्स को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, क्या आप लोगों को पता है पेशेंट को एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं? और अगर हाँ, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पेशेंट को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली तब जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। यहाँ पे लैन वांग जी थोड़ी देर के लिए एकदम स्टंट रह चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग को एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के अटैक्स। यहाँ पे उसे अचानक से याद आता है कि मैंग्याओ विंग के पास था। वो क्यों था, किस लिए था, वो उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, ना ही उसे पता करना था। उसे बस इतना पता था कि मैंग्याओ उसके पास था और वो मैंग्याओ से पूछना चाहता था कि क्या उस वक्त विंग को एपिलेप्सी का अटैक आया था या फिर कोई और रीज़न रहा है जो कि विंग छत से नीचे गिरा है। यहाँ पे डॉक्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, ऑपरेशन तो फिलहाल के लिए सक्सेसफुल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि ये इतनी इजीली रिकवर हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेस में भी है, साथ ही साथ उसके सर पे बहुत जोर जोर की चोट आई है। मुझे पता है आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर उसे कुछ हो गया तो इस हॉस्पिटल को आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अगर उससे कुछ भी हुआ तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बट उसके रिकवर होने के चांसेस शायद ही कम हैं। ऐसा कहते हुए वो रिपोर्ट्स को लैन वांगजी और मैडम यू की तरफ बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैडम यू क्रॉस क्वेश्चन करते हुए डॉक्टर से पूछती है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये एपिलेप्सी के अटैक्स विंग को कब से आ रहे होंगे? तो यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा सा शॉकिंग और कंफ्यूज लुक में मैडम यू की तरफ देखते हुए मैडम यू से क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बोलता है, आप पेशेंट की क्या है? तो यहाँ पे मैडम यू आंसर करते हुए बोलती है, मैंने उसे बचपन से पाला है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, बट वो मेरा अडॉप्टिव सन है। तो यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा सा तंज कसते हुए बोलता है, तो आप उसकी स्टेप मदर हैं। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती है, नहीं, मैं उसकी स्टेप मदर नहीं हूँ, मैं बस उसकी आंटी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और फिर भी आपको नहीं पता है कि उसे एपिलेप्सी के अटैक्स कब से आ रहे हैं? एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के अटैक्स जो होते हैं ना, वो वैसे उनके सिम्टम्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। जहाँ तक मैंने दूसरों के मुंह से सुना है ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है जब अटैक्स आते हैं जैसे कि किसी इंसान को ना हिकअप्स आ रहे, मतलब हिचके आ रहे हो। लेकिन जो मैंने पर्सनली अपने सामने देखा है ना, मेरी भाभी भी हैं जिनको ये एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे। फिलहाल तो उनकी मेडिसिन्स लेने की वजह से और केयर की वजह से उन्हें ये अटैक्स नहीं आते, लेकिन कुछ साल पहले ये अटैक्स उन्हें आते थे, और उन्हें बिल्कुल ऐसे सडन अटैक आते थे ना कि वो चल रही होंगी तो अचानक से गिरती थी, और उनके मुंह से ना बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना झाग निकलना स्टार्ट हो जाता था, और यही सारी चीज़ें होती थी। थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आती थी मुँह से, बट मैंने जैसा देखा था और कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा भी था, तो उसमें हल्का सा वाइब्रेशन भी होता है किसी की बॉडी में, हल्के से हिकअप्स जब आते हैं ना, वैसे सिम्टम्स भी होते हैं। मैंने पर्सनली तो कुछ भी यहाँ पे फील नहीं किया है, मैंने पर्सनली कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता है। लेकिन हाँ, जितना मैंने देखा है वो मैंने ऐसा ही देखा है कि इसमें अचानक से इंसान फेंट हो जाता है, इवन उसको ये तक मौका नहीं मिलता है कि वो पास ही की कुछ चीज़ें ना पकड़ ले। ऐसा मेरी भाभी के साथ कई बार हुआ था कि कभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होंगी तो वो अचानक से नीचे गिरती थी, अचानक से, मतलब उनको इतना तक टाइम नहीं मिलता था कि वो अपने आसपास की ना रेलिंग्स को पकड़ सके। और वैसे भी ऑलरेडी पैरालाइज थी, तो इसकी वजह से भी शायद हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि एपिलेप्सी के अटैक्स में ना थोड़ी बहुत, मतलब बॉडी वाइब्रेट करती है, और हिकअप्स आने का जैसा वो होता है, जैसे मतलब उस टाइम पे बॉडी मूव करती है ना, बिल्कुल वैसा ही करती है, और मुंह से झाग आना, मुंह से आवाज़ें आना, ये सारी चीज़ें मिर्गी के अटैक्स में होती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, इन अटैक्स को आते हुए उसे लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। मैडम यू और लैन वांगजी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वो कुछ समझ रहे हों, जैसे कि वो ये समझ रहे हो कि आखिरकार विंग के दिमाग में ये बदले की भावना, ये सारी चीज़ें कैसे आई होंगी। ऑफ कोर्स जिस इंसान ने अकेले इतना सफ़र किया होगा, वो किसी और इंसान को माफ़ करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। यहाँ पे लैन वांगजी ने रिपोर्ट्स को उठाया और कैबिन से बाहर चले गया। बाहर जाके वो बस इंतज़ार में था कि कब अंदर से हमें ये न्यूज़ मिलेगी कि विंग होश में आ चुका है। पूरी रात वहाँ बिता देने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक विंग को होश नहीं आया था, और वैसे भी अभी उसका होश आने का टाइम भी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी उसमें एनेस्थीसिया का ही असर था। तो यहाँ पे होश आना और उसके बाद उसके नींद की इंजेक्शंस जो दिए गए थे उसकी वजह से उसको होश तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ने ये ज़रूर बोला था कि अगर उसे होश आने वाला होगा तो लगभग 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। लैन वांगजी आंट यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप भी प्लीज़ घर चले जाइए, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ध्यान रख लूँगा। तो यहाँ पे आंट यू बोलती हैं, तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए, तुम कल से यहाँ पे हो। यहाँ पे लैन वांगजी अपने सर को डाउन करते हुए बोलता है, शायद मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा। आंट यू लैन वांगजी की स्थिति बहुत अच्छे से समझ रही थी, उन्होंने उसको प्रेशर भी नहीं किया, क्योंकि जब इंसान खाने की इच्छा ही ना होना जिसके अंदर, वो खा भी नहीं सकता है।
चाहे उसे कितनी भूख हो, कुछ भी हो, अगर इच्छा नहीं है ना, वो नहीं खा सकता, और प्रेशर देने पे तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। इसलिए आंटियों ने लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं कुछ देर में वापस आऊँगी। लैनवांग जी ने आंटियों से बोला, आराम से जाइएगा। यहाँ पे लैनवांग जी एक ट्रक जो आईसीयू वार्ड था ना, वहाँ की तरफ देखे जा रहा था। कभी वो उठता, डोर के पास जाके अंदर देखने की कोशिश करता, विंग की बॉडी पे लगे हुए इतने सारे मशीन्स को देख के वो अपने आप को ही ना एक ऐसी कटघरे पे खड़ा कर चुका था जहाँ पे वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या इस सब की वजह मैं हूँ? क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? क्या मैंने विंग को अच्छे से नहीं समझा? जिस वक्त मैं उसको अकेला छोड़ दिया, क्या उस वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि मैं उसका साथ देता? बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इस वक्त लैनवांग जी के दिमाग में चल रहे थे। दूसरी तरफ मैंग्याओ ये सोच रहा था कि कब उसे न्यूज़ मिले कि विंग मर गया। वो हर एक वक्त बस अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा चुका था कि बस अब विंग बस मर जाए, क्योंकि उसका मरना ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर विंग कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा और अगर वो जिंदा है ना, तो लैनवांग जी उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए विंग का मर जाना ही सबसे अच्छा होगा उसके लिए, ताकि लैनवांग जी आज नहीं तो कल उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। मैंग्याओ को इंतज़ार था कि विंग की मरने की न्यूज़ उसे कब मिलेगी, और दूसरी तरफ लैनवांग जी को इंतज़ार था कि कब कोई आके उसे ये बताएगा कि विंग होश में आ चुका है। 1 दिन 2 दिन इसी इंतज़ार में निकल चुके थे। लैनवांग जी एक पल के लिए भी बैठा नहीं था, एक पल के लिए भी उसने रेस्ट नहीं किया था। खाना पीना सोना उसने सब कुछ छोड़ दिया था, बस इस इंतज़ार में था कि प्लीज़ विंग होश में आ जाओ। लैनवांग जी इस वक्त भी विंग के पास ही बैठा हुआ था। हालांकि उसे आईसीयू रूम में जाने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे जाने की अपनी इच्छा जताई थी, क्योंकि वो विंग के साथ रहना चाहता था। उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे बस एक ही चीज़ बोल रहा था कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो विंग। विंग का फ़ोन जो कि उसी की बगल में रखा हुआ था, जो कि जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था ना, तब उसकी पॉकेट से मिला था। उसमें हल्के से स्क्रैचेस भी आ चुके थे, क्योंकि वो उतने ऊपर से गिरा था। भले ही वो एकदम मतलब फ़ोन ज़मीन पे नहीं गिरा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका फ़ोन ना हल्का सा मतलब स्क्रैच आ चुका था उसमें। अचानक से लैनवांग जी जब विंग से बातें कर रहा था, बहुत सारी उसे बातें बता रहा था कि इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ, उसने उसको कितना मिस किया, कितनी बार उसने उसके पास जाने की कोशिश की, और क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से वो उसके पास नहीं आया। वो अमेरिका आया था, उसने वहाँ पे क्या देखा क्या नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको बता रहा था, लेकिन विंग के एंड से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। अचानक से विंग का जो फ़ोन है ना, वो वाइब्रेट करने लगता है। लैनवांग जी का जो अटेंशन था ना, उसकी फ़ोन की तरफ चलने लगता है। उसने उसके फ़ोन को हाथ में लिया तो वहाँ पे एक क्यूट से बेबी गर्ल की जो फ़ोटो थी ना, वो डिस्प्ले पे फ्लैश हो रही थी, और साथ ही साथ ऊपर से लिखा भी हुआ था प्रिंसेस। साथ ही साथ ये एक वीडियो कॉल था। यहाँ से हम सीधे आगे बढ़ते हैं, और अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात आती है, जहाँ पे लैनवांग जी, आंट ह्यू, जैन चैंग, लैन सिचेन सभी लोग, और साथ ही साथ अंकल जियांग भी यहाँ पे विंग के वार्ड में आ चुके थे, क्योंकि विंग को होश आ चुका था, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और कहीं ना कहीं दिखावे के ही सही, लेकिन वो विंग को बहुत डांट रहे थे कि उसने ध्यान रखना चाहिए था, उसे ऐसे इस तरीके से किसी भी तरीके से मतलब नाइट में ऐसे छत पे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त सभी लोग ना अपने अपने एंड से बोलते जा रहे थे। सिर्फ चुप था तो लैनवांग जी। विंग उन सभी को देख के ना हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वो अभी भी अपने बेड पे ही था, उसका ऑक्सीजन मास्क उसके फेस पे ही था, और जितने भी बाकी सारी चीज़ें उसकी बॉडी पे लगाई गई थी ना, वो भी अभी तक लगी हुई थी। लेकिन हाँ, वो थोड़ी ही देर में हट जाएंगी, इसका उन लोगों को कंफर्मेशन मिल चुका था हॉस्पिटल के एंड से। और साथ ही साथ ऑक्सीजन मास्क वो कुछ टाइम रहेगा, ये सारी चीज़ें मतलब उन लोगों को बता दी गई थी। सभी लोग विंग से पूछ रहे थे कि क्या उसे पेन हो रहा है, क्या वो दर्द में है, क्या उसे किसी और चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन
उसके बगल में बैठा हुआ लैनवांग जी बस एकदम चुप था। वो बस विंग को देख रहा था। विंग सभी को अपनी आंखें खोल के बंद करके उनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था, क्योंकि बोलने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने थोड़ा सा अपने फेस को टर्न किया और लैनवांग जी की तरफ देखा और सोचने लगा कि क्या ये मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे अचानक से उसे याद आता है मैंग्याओ, और उसने अपने ही मन में सोचा, ठीक ही है, जितना ही नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है कि सच में इसे मूव ऑन करना चाहिए। आखिरकार इसके बुरे वक्त में जो इसके पास था वो मैंग्याओ ही था, तो अब इसके सही टाइम पे भी उसी को इसके साथ होना चाहिए। यहाँ पे 2 दिन ऐसे ही निकल चुके थे। लैनवांग जी विंग का पूरी तरीके से ख्याल रख रहा था, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहा था, बस उससे कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंग्याओ को भी पता चल चुका था कि विंग होश में आ चुका है और बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को दिखा नहीं सकता था। उसने हॉस्पिटल में विंग को विजिट करने का सोचा। यहाँ पे सभी लोग इस वक्त भी थे और विंग के अराउंड बैठ के ना सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे, ताकि विंग को ये ना लगे कि वो एक पेशेंट है। विंग अभी अच्छे से बैठा हुआ था, उसके सर पे पट्टी लगी हुई थी, बस कुछ ड्रिप्स थी जो अभी भी उसके हाथ में लगी हुई थी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी। उसका ऑक्सीजन मास्क और साथ ही साथ जो हार्ट बीट्स वगैरह मतलब जो वाइटल्स वगैरह की मशीन होती है ना, उसकी भी वायर्स को उस पे से निकाल दिया गया था। यहाँ पे अचानक से मैंग्याओ आता है, तो यहाँ पे लैनवांग जी मैंग्याओ की तरफ देखता है तो उसे फिर याद आता है कि मैंग्याओ उस वक्त एक्सीडेंट स्पॉट पे मतलब मौजूद था। तो वो मैंग्याओ से पूछता है, बाय द वे मैंग्याओ, तुम वहीं पे थे ना, विंग नीचे कैसे गिर गया? तो यहाँ पे विंग सभी का ध्यान अपने तरफ खींचते हुए बोलता है, मैं खुद गिर गया था। मैंग्याओ विंग की तरफ देखता है, विंग मैंग्याओ की तरफ, और उसके बाद सभी लोग विंग की तरफ। लैनवांग जी ने मैंग्याओ से पूछा, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि विंग को एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है? मैंग्याओ को अभी पता चल रहा था कि विंग को एपिलेप्सी के भी अटैक्स आते हैं, तो उसने लैनवांग जी से बोला, अब मुझे नहीं पता, बस विंग नीचे गिर गया, मुझे इतना ही पता चला। जब तक मैं उसे पकड़ पाता वो नीचे जा चुका था। लैनवांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसके बाद बोला, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तुम्हारी स्थिति ऐसी है, तो इस स्थिति में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उस कमरे से बाहर जा चुका था। बाकी सभी लोग लैनवांग जी को देखते रह चुके थे। पिछले 2-4 दिनों से ना लैनवांग जी ना कुछ बोल रहा था, ना ही कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्शन कर रहा था, और शायद विंग से बोला गया उसका ये पहला शब्द था कि अपना ध्यान रखना चाहिए इस स्थिति में। तो खासकर विंग को डिस्चार्ज मिल चुका था, मतलब 1 हफ्ते के अंदर लैनवांग जी उसे उसके घर पहुंचाने गया था। उसने उसको उसके बेड को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया था। साथ ही साथ मिस्टर वांग से भी ये बोल दिया था कि अगर कोई काम होगा तो हम विंग के घर से ही करेंगे, लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट काम ना हो तो विंग कुछ टाइम के लिए काम नहीं करेगा। लैनवांग जी को अपने अराउंड ऑफ घूमते देख विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में लैनवांग जी ना मैंग्याओ का ना हक छीन रहा है। वो लैनवांग जी से बोलता है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, अचानक से लैनवांग जी का फ़ोन बजता है और उसमें मैंग्याओ का कॉल आ रहा था। लैनवांग जी ने कॉल रिसीव किया तो उसके तो रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि दूसरी तरफ से मैंग्याओ उसको बताता है कि जब आज ड्राइवर युवान को घर वापस ला रहा था स्कूल से, तो उनका एक्सीडेंट हो गया और साथ ही साथ युवान इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लैनवांग जी विंग से बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। वहाँ जाने तक डॉक्टर्स मैंग्याओ को बोलते हैं कि उसे खून का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी युवान बहुत ज़्यादा वीक था। उसे हर बार मतलब 4-5वें महीने में तो वैसे भी खून चढ़ता ही था, लेकिन अभी उसका ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, इसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी खून की। तो यहाँ पे तब तक लैनवांग जी पहुँच चुका था। लैनवांग जी ऑलरेडी ब्लड बैंक से ही हमेशा ब्लड लिया करता था, तो उसने इस बार भी ब्लड बैंक से ही रिक्वेस्ट की थी कि युवान को ब्लड चढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे ब्लड बैंक का जो मतलब युवान का जो ग्रुप था ना ब्लड का, तो
उस ग्रुप का जो ब्लड था वो ऑलरेडी किसी और ने अपने लिए ले रखा था, किसी और ऑपरेशन में वो काम आने वाला था। तो यहाँ पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि उन्हें खुद ही खून का इंतज़ाम करना होगा। लैनवांग जी डॉक्टर से बोलता है कि वो मेरा बेटा है, तो ऑफकोर्स सी बात है मैं उसे खून दे सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पे लैनवांग जी के ब्लड को और युवान के ब्लड को मैच किया जाता है ना, तो उन दोनों का ब्लड ग्रुप एकदम सेम नहीं था, मतलब वो अलग अलग ब्लड ग्रुप के थे। तो यहाँ पे लैनवांग जी के लिए बात एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि युवान उसका बेबी नहीं था, तो ब्लड ग्रुप कैसे सेम होगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी जो है ना, वो सिचैन को कॉल करता है कि उसे यहाँ पे आना होगा। लेकिन तब तक वहाँ पे वेनशु किसी काम से जो आया हुआ था वो उन्हें मिल जाता है, और वेनशु लैनवांग जी और मैंग्याओ दोनों से ही पूछता है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे लैनवांग जी तो वेनशु से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको, मतलब उसकी सारी फैमिली को देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। लेकिन मैंग्याओ का वेनशु फ्रेंड था, तो वो उसको बताता है कि उसका बेटा यहाँ पे एडमिट है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वेनशु और युआन दोनों का ही जो ब्लड ग्रुप था ना वो सेम था, इसलिए वेंसो ने अपने ब्लड को उसे डोनेट किया था। यहाँ पे लैनवांग जी को आज पहली बार पता चल रहा था कि युवान का जो ब्लड ग्रुप है ना वो उससे चेंज है। हालांकि उसे इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा था, लेकिन आज तक मैंग्याओ ने कभी उसे पता ही नहीं लगने दिया था कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो सेम नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वो उसके भाई का बेटा है। तो यहाँ पे लैनवांग जी का ब्लड ग्रुप उससे मैच हो जाए ये पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए उसने इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर किया था। और युवान को जो है ना ब्लड मिल चुका था, तो इस बात की वजह से वो खुश भी था। लेकिन युवान को अब केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो वीक रहता है, उसके ऊपर से अब उसका एक्सीडेंट भी हुआ है, तो उसको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या अब युवान का ध्यान रखने के चक्कर में लैनवांग जी विंग को भूल जाएगा? ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।